तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम होता है ना 2026 में 17 मार्च की हम फर्स्ट शिफ्ट का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। ठीक, इसमें क्या करेंगे, हम पहले टॉपिक बताएंगे कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, फिर उसका प्रश्न बताएंगे, फिर उसका आंसर बताएंगे, फिर उससे रिलेटेड जो अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट बताएंगे ना, उससे जो आने वाले एग्जाम में उसमें आपको 2 या 3% मिलने की 100% गारंटी बनती है। क्यों? क्योंकि हम क्या करेंगे, जैसे दौलताबाद स्मारक का क्वेश्चन पूछा गया है तो हम इसी का ही नहीं बताएंगे। इसे कराने वाला कौन था? वो मोहम्मद बिन तुगलक था। उसने क्यों कराया था? उसे पागल सुल्तान कहा जाता है। वो सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट बताएंगे जो इससे आगे पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, क्योंकि इसमें 100% एनालिसिस के साथ साथ ऐसे क्वेश्चन भी बताएंगे जो नेक्स्ट एग्जाम में आपके लिए बेनिफिशियल बन सकते हैं। ठीक है, तो बिना देर के वीडियो स्टार्ट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन प्रकाश के विक्षेपण से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन था, जब सफेद प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो स्पेक्टर का निर्माण मुख्य रूप से किसके कारण होता है? तो विक्षेपण के कारण होता है। समझ में आया? अगर और इम्पोर्टेंट अगर फैक्ट देखना चाहेंगे तो हम देखेंगे विबिग्योर। विबिग्योर विक्षेपण के बाद 7 रंगों में बढ़ जाता है। बैंगनी का मतलब वॉयलेट, जामुनी इंडिगो, नीला ब्लू, हरा ग्रीन, पीला येलो, नारंगी ऑरेंज और लाल रेड होता है। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? वो रेड की होती है। और सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? वो वॉयलेट बैंगनी की होती है। ठीक है, इसमें देखोगे आप सबसे अधिक झुकाव बैंगनी रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है, क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। जिसका झुकाव सबसे ज़्यादा होगा उसकी तरंग दैर्घ्य कम होगी। ठीक है, समझ में आया ना? सबसे कम झुकाव, जिसका कम झुकाव उसकी तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होगी। लाल रंग का झुकाव सबसे कम होता है, क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है। इसका मतलब होता है, इसलिए इसे हमेशा इमरजेंसी में यूज किया जाता है, क्योंकि जो रेड कलर है वो सबसे अधिक मात्रा में लोगों को दिखाई देता है। इसलिए समझ में आया ना? और जो वॉयलेट है वो हमेशा इसलिए कभी भी जो खतरे की सिग्नल उसमें नहीं लगाया जाता है, क्योंकि वो 100-200 मीटर की दूरी पर भी विचलन कर जाता है। समझ में आया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो बायोलॉजी में क्लोरोफिल और मैग्नीशियम से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन था, क्लोरोफिल के निर्माण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है जो सीधे प्रकाश संश्लेषण में हमें हेल्प करता है? तो वो अपने मैग्नीशियम होता है। ठीक है, और अगर इम्पोर्टेंट फैक्ट हम देखेंगे तो आप देखोगे क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम, इसे Mg2+ के नाम से जाना जाता है, आयन होता है। ठीक वैसे ही रक्त के हीमोग्लोबिन के केंद्र में भी लोहा होता है। तभी तो अपन कहते हैं ना यार, कभी कभी जब अपना जो ब्लड है उसमें अगर आयरन की कमी हो जाती है, अपन नहीं कहते मैं आयरन की गोली ले रहा हूँ। आयरन का मतलब उसमें लोहे की कमी हो जाती है। समझ में आया ना? ठीक है, पौधों में मैग्नीशियम की कमी के कारण जो पत्तियां होती है वो पीले पड़ने लग जाती है, जिसे क्लोरोसिल के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी पूछ लेता है, जब मैग्नीशियम की कमी हो जाती है पौधों के अंदर तो उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे क्लोरोसिल के नाम से जाना जाता है। कभी कभी पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तुम्हारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था इतिहास में भूगोल से। दौलताबाद का जो किला था ना उससे क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दौलताबाद किले के अंदर स्थित नहीं है? तो उसमें सभी को दे रखा था, एकमात्र दिल्ली का मकबरा था वो नहीं था, तो इसका आंसर दिल्ली का मकबरा है। ठीक है, और अगर इम्पोर्टेंट फैक्ट हम देखेंगे तो आप देखोगे बीबी का मकबरा, ये औरंगाबाद, जिसे अभी के टाइम में संभाजी नगर के नाम से जाना जाता है, में स्थित है। इसे ताजमहल की फूहड़ नकल या दक्कन का ताज भी कहा जाता है, क्योंकि जैसा ताजमहल है उसकी डबल कॉपी के रूप में भी इसे देखा जा सकता है। दौलताबाद किले के लिए आप देख लो, इसे पहले देवगिरी के नाम से जाना जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से यहीं दौलताबाद स्थानांतरित की थी। ठीक है, अब मोहम्मद बिन तुगलक को एक अयोग्य शासक भी माना जा सकता है, क्योंकि उसने अपनी जो किले की जो अपनी राजधानी कैपिटल चेंज करता रहा, जिससे लोगों को बहुत तकलीफ भी मिली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भूगोल में बिहार की जो नदियां है उसमें नेशनल हाईवे 57 से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन था, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 57 पुराना किस प्रमुख नदी को पार करता है? तो वो अपने कोसी नदी को पार करता है। ठीक है, अगर और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट हम देखना चाहेंगे तो आप देखोगे कोसी महासेतु, इस पुल के निर्माण में उत्तर बिहार के मिथिलांचल और कोशी क्षेत्र के बीच दूरी काफी कम हो गई है। समझ में आया ना? कोसी नदी के बारे में भी देख लो, इसे बिहार का शोक कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन एक वन लाइन में पूछ लेता है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो वो अपने कोसी नदी को कहा जाता है। इसे याद रख सकते हो, ब्याह ब्याह होने के बाद उसे वो लड़की कोसती है। समझ में आया ना? कहा जाता है क्योंकि यह अपना रास्ता बदलते
बदलने और विनाशकारी बाढ़ के लिए जिम्मेदार मानी जाती है ये नदी। समझ में आया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा गया था। तो आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 6 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आप देखोगे भारत से पाकिस्तान से बाहर प्रवास करने वाले नागरिकों के लिए, मतलब पाकिस्तान से जो भारत में आ रहे हैं उनके लिए आर्टिकल है। समझ में है ना? और अगर इम्पोर्टेंट फैक्ट हम देखेंगे तो आप देखोगे अनुच्छेद 5 से 11 संविधान के भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं इसमें। अगर आर्टिकल 7 देखोगे तो यह उन लोगों की नागरिकता से संबंधित है जो भारत से पाकिस्तान गए हैं और फिर वापस लौट गए हैं। समझे? भारत से पाकिस्तान जाने वालों के लिए 7 कि हम साथ देना चाहते हैं कि आप जाओ पाकिस्तान, लेकिन 6 का मतलब छोड़ना चाहते हो पाकिस्तान से तो भारत आ जाओगे। इसलिए आर्टिकल 6 छोड़ेंगे हम पाकिस्तान तो भारत आए। 7 देते हम कि पाकिस्तान जाना चाहो तो जाओ, तो 7वां भारत से पाकिस्तान जाने वालों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया था, वो जो सौर ग्रह होता है ना उसमें शुक्र ग्रह से क्वेश्चन पूछा गया। तो क्वेश्चन था शुक्र ग्रह के वातावरण में घने बादल और पीले बादल किस अम्ल से बनते हैं? तो वो अपने सल्फ्यूरिक अम्ल से बनते हैं जिसे H2SO4 के नाम से जाना जाता है। इसमें सही टाइपिंग नहीं हुई, H2SO4 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखना चाहेंगे तो आप देखोगे शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। कभी कभी ऑनलाइन पूछ भी लेता है कि पृथ्वी की बहन किसको कहा जाता है, वो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ठीक है, और इसे गर्म ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसमें SO2 की मात्रा सर्वाधिक मात्रा में होती है, इसलिए वो बलबला रहता है। ठीक है, ये सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है जिसका कारण इसके वातावरण में अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का होना होता है जो ग्रीन हाउस को पैदा करने में बहुत ही हेल्पफुल रहता है, जो हमारे लिए हानिकारक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था अपने आधुनिक इतिहास में द्विवेदी शासन, इसे हम डायरकी के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन था भारत में किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्विवेदी शासन प्रणाली लागू की गई है? तो अपने भारत सरकार अधिनियम 1909 द्वारा स्टार्ट की गई है। और अगर हम फैक्ट देखेंगे तो 1990 का जो एक्ट था उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेस्टफोर्ड अधिनियम के नाम से जाना जाता है। और इसमें आप नोट करोगे तो और देखोगे आप प्रांतों में द्विवेदी शासन 1919 में शुरू हुआ था, लेकिन 1935 के अधिनियम द्वारा इसे प्रांतों में समाप्त कर दिया गया था और केंद्र में स्टार्ट कर दिया गया था। कभी कभी पूछ लेता है जो द्विवेदी शासन है वो किस एक्ट के माध्यम से स्टार्ट किया गया था और किस अधिनियम के माध्यम से हटाया गया था? तो आप देखोगे 1919 के माध्यम से स्टार्ट, 1935 के माध्यम से केंद्र में स्टार्ट कर दिया था, लेकिन जो प्रांतों में था उसे खत्म कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे जनगणना से क्वेश्चन पूछा गया था, साक्षरता दर से क्वेश्चन पूछा गया था। क्योंकि क्या होता है कि आजकल जो रेलवे एसएससी क्या करता है कि हमेशा जनगणना और आर्ट एंड कल्चर में पक्का पूछता है क्वेश्चन। तो आप देखोगे भारत में 2001 से 2011 की जनगणना के दौरान पुरुष और महिला की साक्षरता के बीच अंतर गैप कितना है, मतलब में परिवर्तन क्या हुआ, बढ़ रहा है या घट रहा है? तो आप देखोगे कमी है हमेशा। ठीक है, क्योंकि अभी लोगों में बेटी बचाओ बेटी शुरुआत ऐसे बढ़े ना, तो उसमें जो कमी है उनकी गैप में कम आने लगी है। ठीक है, अतिरिक्त इम्पोर्टेंट अगर फैक्ट देखना चाहेंगे तो हम देखेंगे 2011 के मुख्य आंकड़े थे। उस टाइम भारत की जो साक्षरता दर, लिटरेसी दर कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, वो 74.4% थी। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल है जिसमें 94% लोग साक्षर है। ठीक है, और न्यूनतम साक्षरता वाला दर 61.8% बिहार है। ठीक है, महिला साक्षरता में पुरुषों की तुलना में अधिक तेजी से सुधार हो रहा है, जिससे यह अंतर लगातार कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि अभी जो सरकार ने उसके लिए नहीं चला रही कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उससे क्या है कि लड़कियों को पढ़ने का अवसर सर्वाधिक मिल रहा है। अगर लड़कियां समझदार होगी, पढ़ी लिखी होगी, तो वो हमेशा कभी भी ये नहीं चाहेगी कि लड़का हो चाहे लड़की हो, सबको रखने का प्रयास करेगी। क्यों? क्योंकि उनको समझाएगी कि लड़का लड़की में कोई भेद नहीं होता है। इस प्रकार वो जो उनकी जो कमी है, उनके बीच में जो गैप है, उनको कम किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था करंट अफेयर्स में सिक्किम से बाढ़ से क्वेश्चन पूछा गया था। ये देख लो, ये करंट अफेयर्स 2023 का पूछा गया था। कभी कभी ये 2-2, 3-3 साल पुराना करंट अफेयर्स भी पूछ लेती है। तो क्वेश्चन था अक्टूबर 2023 में सिक्किम में ग्लेशियर झील फटने के कारण किस प्रमुख जल विद्युत परियोजना का बांध पूरी तरह से बह गया था? तो वो तीसरा तीसरा थर्ड था जल विद्युत परियोजना चुंगथांग थी। ठीक है, अगर हम इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देखना चाहेंगे तो हम देखेंगे इसका कारण भी देख लो आप। यह आपदा दक्षिण लहोनक झील के फटने के कारण आई थी।
ये हो गया। क्षमता देखोगे तो आप देखोगे तीसरा थर्ड परियोजना की क्षमता 1200 मेगावाट थी। ठीक है। GLOF क्या है? जिसका पूरा नाम होता है ग्लेशियर लेग आउटबर्स्ट फ्लूइड होता है, जो ग्लेशियर के पिघलने से बनी झील की दीवारों के टूटने से आती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो संविधान संशोधन से क्वेश्चन पूछे गए थे। 92 जो संविधान संशोधन होता उससे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो क्वेश्चन था 92 व संविधान संशोधन अधिनियम 2003 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वो अपने 8वीं सूची में जो 4 नई भाषाएं शामिल की गई है उससे संबंधित है, जिसे कहते हैं बोडो, डोगरी, संताली, मैथिली है। ठीक है। और अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे तो आप देख लो, ये जुड़ी गई भाषाओं के नाम भी बता रहे हैं कि इसमें बोडो, डोगरी, संताली और मैथिली हो गया। ठीक है। इसकी जो ट्रिक है वो तो ये BDS है, मैं इसे याद नहीं करता, ऑटोमेटिक याद कर लेता हूँ। ठीक है। इसमें कुल भाषाएं कितनी है कभी कभी ये भी पूछ लेता है। तो वर्तमान में जो भारतीय संविधान है कि 8वीं सूची में जो अभी तक कुल टोटल 22 भाषाएं हैं। ठीक है। पहले कितनी थी? 14 थी। बाकी संविधान संशोधन से 8 नई जोड़ी गई। ठीक है। और मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? वो 14 भाषाएं थी। ये भी बता दिया। कभी कभी पूछ लेते हैं मूल संविधान में कितनी थी, संशोधन के बाद कितनी हुई, और कौन से संविधान से कौन सी भाषाएं जोड़ी गई। ये तीनों टाइप के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो राज्य की नीति निर्देशित तत्व से क्वेश्चन पूछा गया था, जिसे कहते हैं DPSP, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो क्वेश्चन था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गांधीवाद सिद्धांत के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने का प्रावधान है? ठीक है। तो वो आर्टिकल 43 के तहत दिया गया है। वो जो आर्टिकल 40 और 45 और 47 ये भी इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, उनके बारे में भी मैं बताऊंगा आपको। तो आप देखोगे ग्राम पंचायत का गठन ये भी गांधीवादी योजना के अंतर्गत आता है, जो आर्टिकल 40 में आता है। और आर्टिकल जो 45 उसमें 6 वर्ष से कम जो आयु के बच्चे हैं उनकी शिक्षा और देखभाल के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल जो 47 है वो पोषक स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने व नशीले पदार्थों से हमें दूर रखने की सलाह के कारण बताया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो इतिहास में सामंत प्रथा थी ना, उससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो सामंत प्रथा किससे कहते हैं? तो आप देखोगे मौर्योत्तर काल में के संदर्भ में सामंत कौन थे? तो आप देखोगे अधीनस्थ शासक, सामंती प्रभु जो राजा का राजस्व देते थे और सैन्य सहायता प्रदान करते थे, उन्हें सामंत कहा जाता था। और इसकी अगर इम्पोर्टेंट फैक्ट हम देखेंगे तो आप देखोगे उत्पत्ति कैसे हुई। भारत में सामंतवाद के बीच गुप्त काल और उसके बाद के समय में अधिक स्पष्ट रूप से देखे जाते हैं। इसके कार्य भी देख लो। ये स्थानीय क्षेत्रों का प्रशासन संभालने और युद्ध के समय अपनी सेना, मुख्य रूप से राजा की सहायता भेजने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। मैं इसका शॉर्ट कर बता देता हूँ। आप देखोगे सामंत क्या होते थे? सामंत वह व्यक्ति होते थे जो राजा की सुरक्षा करने के लिए एक गुट बना हुआ रहता था, जो सदैव राजा की सहायता के लिए तत्पर रहता था, उसे सामंत कहा जाता था। बस इतना याद कर लो, खत्म है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो साइंस में उत्तक मरम्मत से क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन था मानव शरीर में उत्तकों की मरम्मत के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? उसमें विटामिन की आवश्यकता होती है, और विशेषकर जो किस विटामिन की आवश्यकता होती है? विटामिन सी की आवश्यकता होती है। अब विटामिन सी किस में नहीं पाया जाता? तो वो अपने दूध में नहीं पाया जाता। अगर दूध में पाया जाता तो क्या होता है कि वो दूध फट जाता, क्योंकि विटामिन सी होता खट्टा होता है। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। प्रोटीन देख लो। अब यदि विकल्प में प्रोटीन होता तो वह सबसे सटीक उत्तर होता है, क्योंकि प्रोटीन शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। ठीक। कभी बिल्डिंग ब्लॉक से भी पूछ लेता है, बिल्डिंग ब्लॉक किसे कहते हैं? विटामिन सी ये कोलेजन के निर्माण में मदद करता है, जो घाव भरने और ऊतकों के जुड़ाव के लिए आवश्यक होता है। विटामिन की देख लो। यह चोट लगने पर रक्त को थक्का जमाने में हमें सहायता प्रदान करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्यूटर में कीबोर्ड से क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन था अधिकांश विंडोज एप्लीकेशन में कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल+ एक कार्य क्या होता है? तो इसमें सभी सामग्री को चयन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और जो इम्पोर्टेंट जो इनसे वो भी बताता है। कंट्रोल+C का मतलब होता है कॉपी करना, कंट्रोल+V पेस्ट करना, कंट्रोल+X कट करना, और कंट्रोल+Z क्या होता है? अंडू, और कंट्रोल+Y होता है रीडू का होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों तक शेयर कर दे। हाँ यो भैया। चलो।
तो लो दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारा खत्म होता है। वीडियो चली गई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि इसमें क्या करते हैं हम पहले टॉपिक बताते हैं कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, फिर उसका आंसर, फिर उसके अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते हैं जो आने वाले सभी एग्जाम में आपके लिए बेनिफिशियल बन सकते हैं। इसलिए जितना हो सके आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों को शेयर कर दे, ताकि इस वीडियो का बेनिफिशियल न केवल आपको, सभी लोगों तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बाय।